जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम की तैयारी का आज पहला दिन है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के विषय में बात करने वाला हूं, जिसका नाम है वैक्सीनेशन या फिर इसे टीकाकरण भी कहते हैं या इसे इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। देखिए, यह जो टॉपिक है वैक्सीनेशन, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और इससे आपके एग्जाम में आराम से 3 से 4 क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनने वाले हैं। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि यदि आप सभी लोग मेरा यह वीडियो देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। आपका जो इम्यूनाइजेशन का जो टॉपिक है, इसके लिए मैं आपको 2 वीडियो दूंगा। एक वीडियो जो आज का है, इसमें हम समझेंगे कि इम्यूनाइजेशन होता क्या है, वैक्सीनेशन होता क्या है, कब दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, वैक्सीनेशन की शुरुआत कब हुई, भारत में इसकी शुरुआत कब हुई। ये जो टॉपिक है इम्यूनाइजेशन की, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि होता क्या है। और इसके बाद जो कल है वो दूसरा वीडियो आएगा, जिसमें पूरी कंप्लीट एनालिसिस की जाएगी कि किस रोग के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है, वैक्सीन जो होती है वो कैसे बनती है, उसके साथ साथ जो वैक्सीन होता है वो कहाँ पे दिया जाता है, कितने दिन के बाद आपकी वैक्सीन दी जाती है, जन्म के समय कौन सी वैक्सीन दी जाती है, उसके बाद जन्म के 7 हफ्ता बाद कौन सी वैक्सीन दी जाती है। ये जो सभी टॉपिक है ये कल के वीडियो में होगा। तो कल का जो वीडियो है ये इम्पॉर्टेंट है ही है, इससे कई गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज का वीडियो है, क्योंकि आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीनेशन होता क्या है, कब शुरू हुआ था। देखिए, सबसे पहले हम देखें तो आपके सामने 3 नाम लिखे हैं, एक आपका वैक्सीनेशन, एक आपका टीकाकरण और एक आपका इम्यूनाइजेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि होता क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है। देखिए, जो इम्यूनाइजेशन होता है ये इम्यूनिटी शब्द से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है प्रतिरोधात्मक क्षमता। यानी कि हम इसको समझने का प्रयास करते हैं तो किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई पिलाई या इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है उसे टीका कहते हैं, उसे वैक्सीन कहते हैं। और यह जो पूरी प्रक्रिया होती है या टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन कहलाती है। ठीक है, हम एक बार इसको पुनः समझते हैं। देखिए, होता क्या है इम्यूनाइजेशन, होता क्या है टीकाकरण, होता क्या है वैक्सीनेशन। देखिए, किसी भी बीमारी के विरुद्ध रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई पिलाई या इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है उसे टीका जिसे कहते हैं। और यह जो पूरी प्रक्रिया है इसे वैक्सीनेशन कहा जाता है। इसको हम दूसरे शब्द में हम समझने का प्रयास करते हैं। टीकाकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ विशेष रसायनों तथा रोग से संबंधित रोगाणुओं को मुख या फिर इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, अब आप समझ गए कि वैक्सीनेशन होता क्या है। अब सवाल ये आता है, आपने यहाँ पे देखा कि मुख या इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कराया जाता है। तो सवाल ये आता है कि जो वैक्सीन होता है वो कितनी तरह से दिया जाता है, कितनी तरह से हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है। तो उसका जो सही जवाब होता है वो 2 होता है। 2 कौन कौन सा होता है? एक आपका मुख के माध्यम से या तो कोई दवा होती है जिसे खिलाया या पिलाया जाता है, और दूसरा आपका होता है इंजेक्शन के माध्यम से। दोनों फिगर आप यहाँ पे अपनी तस्वीर में बाईं ओर देख सकते हैं, जिसमें एक सबसे पहला है जिसमें इंजेक्शन के माध्यम से वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, और जो दूसरा है इसमें आप देख सकते हैं मुख के माध्यम से ओरल जो होता है वो वैक्सीन दिया जाता है। अब सवाल ये आता है कि जो ओरल वैक्सीन होता है ये क्या होता है, कैसे होता है। मैं आपको बता दूं कि जो ओरल वैक्सीन होता है वो मुख्यतः जो है वो 3 ही प्रकार के होते हैं। एक आपका ओपीवी जिसे हम पोलियो का वैक्सीन कहते हैं, एक राटा वायरस, एक आपका विटामिन ए। आपके एग्जाम में सवाल बन सकता है कि इसमें से कौन सा वैक्सीन ओरल नहीं दिया जाता, इसमें कौन सा वैक्सीन ओरल नहीं दिया जा सकता। या आपके पास 3 ऑप्शन है, बीसीजी का, ओपीवी का, राटा वायरस का, विटामिन ए का। अगर आप इन तीनों को जानते रहेंगे तो आपको पता होगा कि बीसीजी जो है ओरल
नहीं दिया जाता। या फिर आपके एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा वैक्सीन ओरल दिया जाता है। आपके पास 3 अलग 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 नाम होंगे, एक आपका इनमें से ओपीवी या फिर डाटा वायरस या फिर विटामिन ए रहेगा, तो आप आराम से इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 2 बातें क्लियर हो गई कि वैक्सीनेशन जो देने का प्रोसेस है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक आपका मुख के माध्यम से ओरल होता है, एक आपका इंजेक्शन के माध्यम से होता है, 2 होता है। अब यहाँ पे एक शब्द आप और देख रहे होंगे, एक आपका यह भी है, रासायनों तथा रोग से संबंधित रोगाणुओं को मुख या शरीर के माध्यम, मुख या इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कराया जाता है। अब ये क्या है, क्या सच में जो वायरस होता है वही हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है? जी हाँ। जैसे आपकी जो कोरोना वैक्सीन, कोरोना आया था, कोविड-19 आया था, जिसके वायरस का नाम है नोवल कोरोना, इसमें जो इसकी वैक्सीन बनाई गई थी, इसमें भी जो आपका वायरस था नोवल कोरोना, इसी को वीक करके, इसी को कमज़ोर करके जो है वैक्सीन बनाई गई थी, और यही जो वैक्सीन है ये हमारे शरीर में प्रवेश कराया गया था। अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ से आपका जो समझने का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। देखिए, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैक्सीन जो है बनता कैसे है और क्यों ही जो वायरस होता है उसी को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। देखिए, हमारा जो शरीर है ये सभी तरह के युद्ध लड़ सकता है, आप ऐसे समझिएगा। देखिए, मान लीजिए आपकी कोई नई नई बीमारी आई। अब नई नई जो बीमारी आई है तो हमारे शरीर को नहीं पता है कि इस बीमारी से लड़ना कैसे है। एक तरफ वो आपकी वायरस है, उसकी सेना है, एक तरफ हमारे शरीर की सेना है जो हमें सभी रोगों से बचाती है, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता की सेना है, और एक तरफ हमारी जो वायरस है उसकी सेना है। जब कोई भी वायरस हमारे पास, हमारे शरीर में पहली बार आएगा तो हमारा शरीर नहीं समझ पाता कि उससे लड़ना कैसे है, उसका सामना कैसे करना है, उसे रोकना कैसे है। अब जब शरीर को नहीं पता है कि रोकना कैसे है, तो हमारी जो शरीर है वो इसके आगे, इस वायरस के आगे जो है कमज़ोर पड़ने लगता है। जैसे जैसे ये वायरस हमारे शरीर पे हावी होता है, तैसे तैसे हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ये धीरे धीरे कम होने लगती है, और ये वायरस हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन जब हमको पहले से ही पता होगा कि इस लड़ाई को कैसे जीतना है, इस लड़ाई में हमें कौन कौन सा हथियार सामने आ सकता है, इस लड़ाई में हम कैसे जीत सकते हैं, ये हमको पहले से ही पता होगा, तो हम आसानी से लड़ाई को जीत जाते हैं। तो वैक्सीन जो होता है वो पहले से ही किसी वायरस को जो आगे चल के खतरा हो सकता है उसी को कमज़ोर करके, उसी को मृत करके, उसी के हाथ पैर को कमज़ोर करके, उसी के विष से बनाया जाता है, और पहले से ही हमारा जो शरीर है उसमें प्रवेश कराया जाता है। हमारे शरीर में जब कोई कमज़ोर वायरस आता है तो हमारा शरीर पहले से इतना सक्षम है कि उस वायरस से लड़ सकता है, उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो वैक्सीन जो होता है इसीलिए पहले से ही उस रोग को, उसकी क्षमता को कम करके हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है, और शरीर इतना सक्षम है कि एक बार जिस युद्ध को लड़ लेता है तो उसको पता चल जाता है कि आगे जब वायरस आएगा यही वाला, तो हमको उसका सामना कैसे करना है, उससे लड़ाई कैसी करनी है। इसीलिए जो होता है कि वैक्सीन जो होता है, मैं समझता हूं कि अब सारी बात आप यहां पे समझ गए होंगे। समझना क्या है एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जो वायरस होता है या फिर जो टीकाकरण होता है, ये जो है 2 प्रकार से दिया जाता है, एक मुख के माध्यम से, एक इंजेक्शन के माध्यम से। और जो रोग होता है, जो वायरस होता है, उसी को कमज़ोर करके, उसी के हाथ पैर या आप कुछ भी समझ सकते हैं, उसी को तोड़ करके या फिर उसी को मृत करके या फिर उसी विष का जो वैक्सीन होता है वो बनाया जाता है। अब यहाँ तक आप बातें समझ गए। अब सवाल ये आता है कि जो टीकाकरण है इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी और किस सन में इसकी खोज हुई थी, और सबसे पहले किस बीमारी के लिए टीका खोजा गया था। देखिए, सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने 1798 ईस्वी में चेचक, जिसे स्मॉल पॉक्स के नाम से जाना जाता है, के लिए टीका विकसित किया था। सबसे पहले
किसने विकसित किया था टीका, किस बीमारी के लिए किया था और किस सन में किया था, तीनों का जवाब आपको एक ही लाइन में मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो टीका है वो एडवर्ड जेनर ने खोजा था। कब खोजा था? 1798 ईस्वी में। किस बीमारी के लिए? तो चेचक या फिर जिसे हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं उसके लिए। अब इसीलिए टीकाकरण के जनक या फिर प्रतिरोधात्मक तंत्र के जनक को जो है वो एडवर्ड जेनर कहे जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं ने टीका की खोज की थी। तो टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर कहा जाता है। और इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है, यह भी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो विश्व टीकाकरण दिवस है ये 10 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व टीकाकरण दिवस? तो आपका 10 नवंबर को। अब जब विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है तो उसके साथ साथ जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है ये भी मनाया जाता होगा। जी हाँ, बिल्कुल। जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है वो 16 मार्च को मनाया जाता है। अब इसको याद कैसे रखना है कि 16 मार्च को क्यों मनाया जाता है, यह भी सवाल आता है। और याद रखने के लिए आप इसको याद रख सकते हैं कि 16 मार्च 1995 को पहली बार पोलियो की दवाई पिलाई गई थी, इसीलिए 16 मार्च को हर वर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय वैक्सीनेशन डे जो है वो 16 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 16 मार्च 1995 को पहली बार पोलियो की दवाई पिलाई गई थी। ठीक है, अब हम सब कुछ समझ लिए हैं। अब इससे पोलियो से संबंधित आप कुछ और बातें आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसमें ऐड किया गया है। इंपॉर्टेंट क्या है कि 27 मार्च WHO के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था और 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? पोलियो दिवस। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। अब सवाल ये आता है, जो टीका होता है, जो वैक्सीन होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं? तो हम इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जो टीका होता है वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो इम्पॉर्टेंट है आपके सामने वही आया है और आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला जो होता है वो जीवित टीका होता है, दूसरा उप इकाई टीका होता है, तीसरा टॉक्साइड टीका होता है और चौथा मृत टीका होता है, डेड टीका होता है। ये 4 टाइप के होते हैं। अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, जीवित टीका। जीवित टीका ऐसा होता है जिसे ऐसा टीका जिसमें रोग से संबंधित रोगाणुओं की वृद्धि करने की क्षमता को कम करके या निष्क्रिय करके उसे शरीर में प्रवेश कराया जाता है। मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि जो टीका होता है उसमें जो रोगाणु होते हैं उसी की क्षमता को कम करके हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है। अब जीवित जो टीका होता है उसमें जो रोगाणु होते हैं उसकी हत्या नहीं की जाती, उसको मारा नहीं जाता, उसको कमज़ोर करके, उसको निष्क्रिय करके जीवित रूप में ही हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है। और इस प्रकार के टीके में प्रतिशीतन की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे आपके पास एक शब्द आया है, प्रतिशीतन। ये प्रतिशीतन क्या होता है? देखिए, प्रतिशीतन का मतलब होता है फ्रिज। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा, कुछ दवाइयाँ होती हैं, जिसे आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जिसको फ्रिज करके रखा होता है, उसको ठंडी वातावरण होने की आवश्यकता होती है। तो वही जो आपका जीवित टीका होता है उसको फ्रिज में रखने की आवश्यकता होती है, उसको न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए उसको फ्रिज में रखा जाता है। तो बहुत सारे वैक्सीन व बहुत सारी दवाइयाँ आपने देखी होगी जिसको फ्रिज करके रखा जाता है। तो वही प्रतिशीतन का मतलब होता है फ्रिज करने की क्षमता। तो इसमें जो आपका जीवित टीका होता है इसको फ्रिज करने की आवश्यकता होती है। यह जो टीका होता है बीमारी का कारण नहीं बनता। देखिए, बहुत सारे सवाल ये होते हैं कि जब जो जीवाणु होते हैं उसी को हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो क्षमता विकसित कर ले, वह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बीमारी उससे फैल जाए। तो ऐसा नहीं होता है। यह जो टीका होता है यह बीमारी का कारण नहीं बनता, क्योंकि यह जनन करने की क्षमता खो देता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बीमारी के खिलाफ लंबे समय तक प्रतिरक्षा बनाए रखता है। कौन सा? जीवित जो टीका होता है यह बीमारी के खिलाफ लंबे समय तक प्रतिरक्षा बनाए रखता है, लंबे समय तक जो इम्यूनिटी होता है उसको विकसित किए रहता है। अब कौन कौन से जो टीका है उसमें जीवित टीका के प्रकार, या फिर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि जीवित टीका के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। अगर हम इसको देखें तो आपके पास कुछ नाम आता है। सबसे पहले MMR, जिसमें 2 प्रकार का है, MR1 और MR2, दोनों भी आपके जीवित टीका के प्रकार हैं।
एक आपका रोटा वायरस है, यह भी जीवित टीका है। कोविड वैक्सीन कौन सा, कोवैक्सीन जो होता है वह भी आपका जीवित टीका का एग्जाम्पल है। VCG हुआ, OPV हुआ, स्मॉल पॉक्स हुआ, ये सभी आपके जीवित टीका के प्रकार है। अब सवाल ये आएगा कि इसको याद कैसे करना, तो आप याद बिल्कुल ना कीजिए, मैंने जो आपको नीचे दिया आप यही याद कर लीजिए। क्या याद करना है, MRCBOS। क्या याद करना है, MRCBOS, MRCBOS, MRCBOS। बस यही छह चीज़ आप याद कर लीजिए, आपको पूरा याद हो गया। यम का मतलब होता है MR1 और MR2। R से राटा वायरस, C से कोवैक्सीन आपका आता है, B से VCG, O से OPV और S से स्मॉल पॉक्स। ये जो आपका है इतना, ये आपका जीवित टीका से बनाया जाता है, ये जीवित टीका का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ तक आप बातें समझ गए। अब दूसरे नंबर पर आता है उप इकाई। इकाई आप इस शब्द के माध्यम से ही समझ सकते हैं कि इसमें क्या किया जाता है। देखिए, ऐसा टीका जिसमें सूक्ष्म जीव या रोगाणुओं को कुछ भाग का प्रयोग किया जाता है और इसे एंटीजन टीका कहा जाता है। जिसे इसका एग्जाम्पल जो होता है वो हेपेटाइटिस बी है। तीसरा प्रकार का जो टीका आता है इसमें टॉक्साइड टीका होता है। टॉक्साइड से आप ही समझ सकते हैं, इसके शब्द से ही आप समझ सकते हैं। बहुत आज के समय कहा जाता है आप बहुत टॉक्सिक हैं, या फिर आप इसी से समझ सकते हैं। तो टॉक्सिक का मतलब होता है विष, टॉक्साइड का मतलब होता है विष या जहर। तो ऐसा टीका जिसमें रोगाणुओं से प्राप्त कुछ रासायनिक या फिर विष का प्रयोग करके टीका बनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं TD, टिटनेस या डिप्थीरिया का टीका। अब इसके संबंधित कुछ आप यहाँ पे बातें नोट कर लीजिए। जो टिटनेस और TD का जो टीका होता है गर्भ अवस्था के समय, यानी कि जल्दी से जल्दी दिया जाता है। TD या TT जो होता है, जो दूसरी वैक्सीन होती है, दूसरा जो होता है बूस्टर डोज, जो आपका TD या TT लगने के 4 सप्ताह बाद दिया जाता है। देखिए, जो आपका रोग है, रोग से लड़ने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, किस एंगल पे लगाया जाता है, और उसके साथ साथ कब लगाया जाता है, बूस्टर डोज कब है, इसका जो डिटेल जानकारी होगी उसको हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। कल के वीडियो में हम देखेंगे कि ये सब कुछ कैसे होता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम इसके विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो कल इस सभी चीज़ों के विषय में हम कल बात करेंगे। तो कल का वीडियो आप अवश्य देखिएगा, कल का वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चौथा आपका जो टीका का प्रकार है वो आपका है मृत टीका। तो ऐसा टीका जिसमें रोगाणुओं को प्रयोगशाला में या फिर विकिरण के माध्यम से प्रभावहीन या मृत करके शरीर में प्रवेश कराया जाता है। और जो मृत टीका होता है इसको प्रतिशीतन की आवश्यकता नहीं होती है। क्रियाशीलता के आधार पर अगर हम देखें तो ये जीवित टीके से कम क्रियाशील होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो जो DPT का टीका है वो मृत टीका के अंतर्गत आता है। रेबीज का टीका, इन्फ्लुएंजा का टीका, उसके बाद हेपेटाइटिस का टीका, हैजा का टीका, IPV का टीका, ये सभी मृत टीका के उदाहरण हैं। ठीक है, अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि भारत में टीकाकरण का इतिहास। हम इसको भी देख लेते हैं, भारत में टीकाकरण का इतिहास कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, और जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम चलाए गए वो कब कब कैसे चलाए गए। देखिए, सबसे पहले हम राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम को समझते हैं। तो इसके अंतर्गत भारत सरकार वह स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्यक्रम शुरू किया जाता है। अब आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से एक सवाल बताना है कि इस समय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है। आप इसको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। क्या बताना है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण के मंत्री कौन है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जाता है, तो भारत सरकार व स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो 1978 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भारत सरकार व स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका जो नाम था वो आपका विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम था। जिसका नाम क्या था, विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम। शुरू कब किया गया था, 1978 में। किसके द्वारा, भारत सरकार व स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। उसके बाद दूसरा आता है कि 1985 में इंडियन गवर्नमेंट और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय को द्वारा
सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया है। सार्वभौमिक टीका कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी टीके दिए जाते हैं? तो इसमें आपका VGG का टीका, DPT का टीका, OPV का टीका, IPV का टीका, PCV का टीका, खसरा का टीका, हेपेटाइटिस बी का टीका और उसके बाद रोटा वायरस का टीका, ये सभी कुछ दिया जाता है। देखिए हमने सब कुछ समझ लिया है कि आपका जो वैक्सीन है वो क्या है, कब शुरू हुआ था, किसने इसका आविष्कार किया था, कैसे वैक्सीन कितने प्रकार के होते हैं, ये सब कुछ हमने समझ लिया है। अब इसके बाद जो कल का वीडियो है उसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सी वैक्सीन कैसे दी जाती है, उसका एंगल क्या है, किस एंगल पे कौन सी वैक्सीन दी जाती है, कौन सी वैक्सीन आपकी जो है 90 डिग्री पे दी जाती है, कौन सी वैक्सीन आपकी 45 डिग्री पे दी जाती है, ये सभी जो होता है IM क्या होता है, ST क्या होता है, ये सभी जानकारी आपको कल के वीडियो में प्राप्त होने वाली है। और उसके साथ साथ कल का जो वीडियो होगा उसमें यह भी आपको बताया जाएगा कि जो वैक्सीन, जो रोग है, किस रोग के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है, किस स्थान पे दी जाती है, उसकी खुराक क्या होती है, कितने ml दी जाती है और उसके साथ साथ बूस्टर डोज कितने दिन बाद दिया जाता है, जन्म के समय कौन सी वैक्सीन दी जाती है, जन्म से पहले कौन सी वैक्सीन दी जाती है, नए डाटा के आधार पे जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पे सभी चीज़ें कल की वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहले आज हमने जो पढ़ा है इसके कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बातों को फिर से देख लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? देखिए हमने पढ़ा वैक्सीनेशन, जिसे हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं और जिसे हम टीकाकरण कहते हैं। इम्यूनाइजेशन जो शब्द है वो इम्यूनिटी शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है प्रतिरोधात्मक क्षमता, और जो वैक्सीन होता है ये दो माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है, एक आपका इंजेक्शन के माध्यम से, दूसरा आपका ओरल या फिर मुख के माध्यम से। जो ओरल वैक्सीन होता है उसके 3 ही प्रकार हैं, OPV, राटा वायरस, विटामिन A, और उसके साथ साथ जो वैक्सीन होता है इसमें रोगाणुओं को निष्क्रिय करके उसकी क्षमता को कम करके उसको कमजोर करके ही हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है, जिससे हमारे शरीर उससे लड़ने की क्षमता प्राप्त कर लेता है और शरीर को पता हो जाता है कि आगे जब यह रोग आएगा तो उससे हमको लड़ाई कैसे करनी है, उसको हराना कैसे है, उस पर विजय कैसे प्राप्त करनी है। इसीलिए जो वैक्सीन होता है उसको पहले ही, जो वायरस होता है उसको पहले ही निष्क्रिय करके उसकी क्षमता को कम करके वैक्सीन के नाम से हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है। सबसे पहले जो टीका का विकसित किया था वो एडवर्ड जेनर थे। 1798 में उन्हें सबसे पहले टीका चलाया था, और जो टीका चलाया था वो किसके लिए चलाया था? तो चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स के लिए। इसीलिए टीकाकरण के जो जनक हैं वो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। विश्व टीकाकरण दिवस 10 नवंबर को और टीकाकरण, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को। और क्यों मनाया जाता है 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस? क्योंकि 16 मार्च 1995 की हो, 16 मार्च 1995 में पहली बार पोलियो की दवाई पिलाई गई थी, इसलिए 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक बातें आप समझ गए। अब बात करते हैं टीका के प्रकार। तो टीका जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जीवित टीका, उप इकाई टीका, और उसके बाद टॉक्साइड टीका, और उसके बाद मृत टीका। ये 4 प्रकार के टीका होता है। अब ये आप समझ गए यहाँ पे। अब जो है मैंने सब कुछ बता दिया। जीवित टीका क्या है? तो जीवित टीका में उसकी जो रोगाणु होते हैं उसकी वृद्धि करने की क्षमता को कम करके, निष्क्रिय करके उसको हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है, और इस टीकों को प्रतिशीतन की आवश्यकता होती है, और यह टीका बीमारी नहीं पहुंचाता। और जीवित टीका के जो उदाहरण है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे इस समय लिखा हुआ है। क्या है आप इसको समझिएगा। इसमें MMR यानी कि आर्यन, MR1, MR2, रोटा वायरस, कोविड वैक्सीन जिसे हम कोवैक्सीन, या फिर VCG, या फिर OPV, या फिर स्मॉल पॉक्स, ये सभी जीवित टीका के उदाहरण हैं। उसके बाद उप इकाई टीका। तो उप इकाई जो टीका होता है इसमें रोगाणुओं के कुछ भाग को प्रयोग करके उसको जो है वैक्सीन के माध्यम से दिया जाता है, जिसे एंटीजेनिक टीका कहा जाता है, और इसका उदाहरण हेपेटाइटिस बी है। तीसरा जो प्रकार है वो टॉक्साइड टीका, जिसे हम विष
या जहर के नाम से जानते हैं। ऐसा टीका जिसमें रोगाणुओं से प्राप्त कुछ रसायनों या फिर विष का प्रयोग करके दिया जाता है। इसके उदाहरण टीडी, टिटनेस या डिप्थीरिया का टीका है। उसके बाद चौथा आता है मृत टीका, जिसमें रोगाणुओं को प्रयोगशाला के माध्यम से या फिर विकिरण के माध्यम से प्रभावहीन या मृत करके हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है। और इसका जो उदाहरण है प्रतिशीतन, कि इसमें आवश्यकता नहीं होती है और क्रियाशीलता के आधार पर जो मृत जीवित टीका है उससे कम होता है। और उदाहरण के लिए डीपीटी का टीका, रेबीज का टीका, इन्फ्लुएंजा का टीका, हेपेटाइटिस का टीका, हैजा का टीका, आईपीवी का टीका, ये कुछ उदाहरण है। अब सवाल ये आता है भारत में टीकाकरण का इतिहास कैसे हुआ था। तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम किसके द्वारा मनाया जाता है, किसके द्वारा शुरू किया जाता है। तो भारत सरकार व स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस समय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है। और उसके बाद सबसे पहले 1978 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया था, जिसका नाम विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम था। और उसके बाद 1985 में इंडियन गवर्नमेंट और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, जिसका नाम सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम था। उसके बाद इसके अंतर्गत डीपीटी का, ओपीवी का, आईपीवी का, पीसीबी का, खसरा का, हेपेटाइटिस बी का, रोटा वायरस का आज का जो है टीका दिया जाता है। तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात हम कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो इसका पीडीएफ है, इसका जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जा कर के इस जो पूरा सेशन आज का चला है आप इसके लिए जो है प्राप्त कर सकते हैं इसका पीडीएफ। और उसके साथ साथ अगर आप पीडीएफ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं या फिर आपके कोई सवाल है या आप टेलीग्राम चैनल नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो आप हमको 90 26 92 73 15 पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम चैनल से जोड़ दूंगा। और उसके साथ साथ इसका जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और आपके कोई सवाल है तो भी आप यहाँ से हमसे इस नंबर के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब आपका आता है कुछ सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से देना है। सवाल कौन कौन सा है? सबसे पहला सवाल ये है कि टीका जो होता है उसके प्रकार कितने होते हैं और उनके सभी नाम को आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखना है। पहला सवाल ये हुआ। दूसरा सवाल, टीकाकरण की सबसे पहले खोज किसने की थी? टीकाकरण की खोज किसने की थी? तीसरा सवाल ये है कि जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है और क्यों? चौथा सवाल ये है, टीका जो होता है, जो वैक्सीन होता है, उसको हमारे शरीर में कितने प्रकार से दिया जाता है? उसके बाद पांचवा सवाल ये है कि जो ओरल वैक्सीनेशन होता है वो उसमें कौन कौन सी वैक्सीन हमको दी जाती है? 3 तरह की वैक्सीन हमको दी जाती है, उसका नाम आपको बताना है। और छठवां सवाल ये होता है आपका कि सबसे पहले किस रोग के लिए टीका खोजा गया था? ठीक है, बस यही आपके सामने 6 सवाल हैं। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से देना है। कौन कौन सा सवाल है? सबसे पहला सवाल यह है टीका के प्रकार कितने हैं, इसके नाम, चारों नाम आपको बताना है। उसके बाद दूसरा सवाल है कि टीका की सबसे पहले खोज किसने की थी, किस सन में। और तीसरा सवाल यह है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। चौथा सवाल यह है कि जो टीका होता है वो हमारे शरीर में कितने प्रकार से दिया जाता है। पांचवा सवाल ये है कि जो ओरल वैक्सीन है वो कौन कौन सी हैं, तीनों आपके नाम लिखने हैं। और छठवां सवाल ये है कि सबसे पहले किस रोग के लिए टीका की खोज की गई थी। ठीक है, ये 6 सवाल हैं जिसका जवाब आपको जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। और उसके साथ साथ आप जो है 90 26
927315 पर भी मैसेज करके इसका जवाब दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको जो है पीडीएफ जो आपको इसका प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ जो है जैसे आपके सामने इस समय दिया हुआ है इसी तरह से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो हमारा नंबर है ही 9026927315, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ अब आता है कल का टॉपिक। कल के लिए भी यही टॉपिक रहेगा जिसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। बीच बीच में थोड़ा सा वीडियो कहीं कहीं पे फंबल हो गया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।